वैसे मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं और हिमाचल में घूमने जाने का मेरा प्लान है, लेकिन मैं अकेले जाना नहीं चाहता। अपनी गर्लफ्रेंड सिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन उसका डर है कि उसके परिवार वाले मानेंगे ही नहीं, तो मुझे उसके परिवार वालों को भी मनाना होगा। उसके परिवार वालों को मुझ पर थोड़ा थोड़ा शक तो है कि मैं कई बार घर उससे मिलने के लिए आता हूं, कॉलेज की पढ़ाई का बहाना लगाकर, लेकिन हम दोनों कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो बात का बतंगड़ बन सकता है। इसीलिए सिया बार बार कहे जा रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर घूमने नहीं जाऊंगी, मेरे पिता को पता लगा वो मुझे बहुत ज्यादा पीटेंगे। और मैंने सिया को कह दिया था, अरे प्लान बनाने तो दो, नए साल पर हम हिमाचल में घूमने तो जरूर जाएंगे और 2-3 दिन वहां पर रहकर भी आएंगे, बड़ा मजा आएगा, लेकिन कैसे मनाएं परिवार वालों को। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अरे ऐसा करते हैं ना, अश्मित और नैना को भी साथ ले चलते हैं, वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, और कहते रहते हैं कहीं घूमने जाना है, लेकिन परिवार वाले मानेंगे नहीं, उन्हें साथ लेते हैं। जिसके बाद सिया का कहना था, ये तो और भी बड़ी बात हो जाएगी ना, हम सब एक साथ जाएंगे तो जाएंगे कैसे, बात तो यही है। मैंने कहा कॉलेज ट्रिप का बहाना लगा देंगे, नैना तुम्हारे घर आएगी ये कहने के लिए कि लड़कियों का ट्रिप है, और तुम नैना के घर चले जाना ये कहने के लिए कि लड़कियों का ट्रिप है। अब तुम दोनों किसी तरह से दिमाग लगाओ। मैंने अश्मित से बात कर ली थी, वो भी तैयार हो गया था, और लड़कियों ने भी अपने घर में बात की और परिवार वालों को किसी तरह से मना लिया था। सुबह सुबह 9 बजे का वक्त था, गाड़ी में सामान रख लिया था, हम बड़ी जल्दी जल्दी वहां से निकले, और जैसे ही चंडीगढ़ क्रॉस हो चुका था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरे साथ सिया बैठी हुई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे साफ बता रही थी कि वो कितना ज्यादा खुश है, जबकि पीछे से नैना भी काफी ज्यादा खुश लग रही, और अश्मित बार बार कहे जा रहा, यार तेरा दिमाग बहुत तेज है, हम कभी घूमने के लिए इकट्ठा नहीं गए, लेकिन तूने तो प्लान बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया। और मैं उन्हें कह रहा था, अब देखो नया साल कितने अच्छे से निकलेगा। शुरुआती रास्ता तो काफी ज्यादा आसान था, अभी पहाड़ियां शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ, गाड़ी चलाने में थोड़ी थोड़ी परेशानी होने लगी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जिस कारण काफी तीखी चढ़ाई जब भी आती तो गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती। लेकिन अश्मित का कहना था, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से चला भाई, जल्दी किसी चीज की नहीं है, अंधेरा होने पर भी पहुंचे तो ठीक ही है ना, अब 2-3 दिन वहां रहकर आएंगे। तो मैंने गाड़ी थोड़ी धीमी कर ली थी, लेकिन अचानक बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। 3 घंटे में ड्राइव कर चुका था, वक्त दोपहर का होगा, लेकिन इतनी तेज बारिश थी और मुझे थोड़ा थोड़ा मुश्किल रास्ता लगने लगा। आसपास कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा था। भूख मुझे भी लगी हुई थी और बाकियों को भी लगी हुई। मुझे एक बार तो ऐसा लगा, मैंने गलत मोड़ तो नहीं ले लिया, अरे रास्ते में कोई गाड़ी नजर भी नहीं आ रही है, रास्ता पूरी तरह से खाली लग रहा है। मैं गाड़ी बिल्कुल सीधा ही चला रहा था, लेकिन घुमाव बड़े ज्यादा आ रहे, इसीलिए गाड़ी चलाने में ज्यादा परेशानी होने लगी। गाड़ी धीमी कर चुका था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा तेज कि सड़क के ऊपर भी 2 से 3 इंच तक पानी था, और जब भी मैं हेडलाइट्स हाई बीम में करता, अपने आप चमक सी हो जाती और सामने देखने में थोड़ी थोड़ी परेशानी होती। बारिश भी इतनी तेज थी कि मैं दूर तक देख ही नहीं सकता था। तभी पीछे से अश्मित ने कहा, यार ऐसा करना, गाड़ी एक तरफ लगा लेना भाई, देख चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे लगता है ऐसे तीखे घुमाव पर कहीं गाड़ी फिसल ना जाए, और देख आसपास पहाड़ी इलाके में खाई बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अश्मित से सिया झगड़ने लगी थी, तुम बेवजह मनहूस बातें क्यों करते रहते हो, अब ये गिरने गिराने की बातें क्यों कर रहे हो, हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो अच्छी अच्छी बातें करो ना, ड्राइवर का मन शांत होना चाहिए, डरा हुआ नहीं होना चाहिए। असल में सिया भी डरी हुई थी, अश्मित भी डरा हुआ था, नैना भी डरी हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा
आगे कोई भी जगह आई ना, कुछ भी आया भाई, तो मैं गाड़ी वहां रोक लूंगा। वैसे भी हिमाचल का इलाका है, कोई ढाबा वगैरह नजर ही नहीं आ रहा। भूख भी लगी है, दोपहर के वक्त बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है। जब घुमाव खत्म हो चुके थे, बिल्कुल सीधा रास्ता आ चुका था, तो मैंने गाड़ी को थोड़ा सा तेज कर लिया। अश्मित ने बार बार मुझे ये कहा कि गाड़ी को धीमा कर लो, तेज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मैं गाड़ी तेज कर रहा था ताकि ये रास्ता जल्दी से कट जाए और आगे कुछ न कुछ आ जाए। और एक झटके में जब गाड़ी की ब्रेक लगी ना, ये मैं कैसे बताऊं, हमारी जान हमारी हथेली में आ गई थी। सड़क टूटी हुई थी आगे, बिल्कुल जैसे भूस्खलन के कारण सड़क नीचे धंस चुकी हो, और बहुत गहरी खाई थी। बिल्कुल किनारे पर गाड़ी रुकी हुई थी। अगर 2-4 फुट और गाड़ी आगे रुकती, शायद हम नीचे गिर जाते। सबकी सांसें रुक चुकी थी और फिर अश्मित से रहा नहीं गया। यार देख अक्षय, तू हमेशा जिद करता है, अब देख किस जगह पर ले आया है। तूने एक बार गूगल मैप नहीं देखा? यार तू कहता रहता है मुझे सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, इसके बारे में पता नहीं चला। मैं उसे कहने लगा, यार अगर भूस्खलन हो जाए तो मुझे कैसे पता लगेगा? नैना ने तब जवाब दिया, जल्दी से निकालो यहाँ से। जिस इलाके में भूस्खलन होती है वहाँ छोटा सा हिस्सा नीचे की तरफ नहीं धंसता, बड़ा इलाका धंस जाता है। गाड़ी निकालो, पीछे से कहीं और से निकलते हैं। मैंने वहां से गाड़ी घुमाई और गाड़ी घुमाने के बाद मैंने सबसे पहले गूगल मैप चेक किया। अब मुझे लगने लगा था कि हम थोड़ा भटक चुके हैं। इस रास्ते के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। चंडीगढ़ से हिमाचल में बहुत बार आ चुका था और इन रास्तों से मैं पूरी तरह से परिचित था। लेकिन आज लगने लगा कि ये देवदार के पेड़ नहीं है, ये लाल पत्तियों वाले पेड़ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। हिमाचल में ऐसे पेड़ों वाला जंगल कौन सा है? जब मैंने गूगल मैप देखा, ना तो फोन का नेटवर्क आ रहा था और ना ही गूगल मैप्स काम कर रहे, यानी कि लोकेशन चेक की ही नहीं जा सकती थी। जिसके बाद मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा किया और एक जगह पर रुका और फिर मैं उन्हें बताने लगा, यार देखो गूगल मैप काम नहीं कर रहा, अब कैसे पता करें कि किस तरफ मुड़ना है? रास्ते में कई मोड़ जरूर आए, लेकिन मुझे नहीं पता, कुछ सड़कें थोड़ी छोटी लगी, बोर्ड तो कहीं पर लगा नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है ये सड़कें नई जरूर बनाई गई हैं, लेकिन कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं कि हम कहां पर हैं, कुछ पता तो चले। उसके बाद सब थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन हमें इतना जरूर था कि बारिश रुकेगी तो पता चल ही जाएगा। रास्ते में कोई ना कोई ढाबा तो आना चाहिए, कोई घर आना चाहिए, या किसी पहाड़ी पर कोई गांव तो दिखना चाहिए। ऐसा हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद कुछ समय हमने इंतजार किया तो 2 बार बिजली की कड़कड़ाहट ने हमें डरा कर रख दिया था। हम घबरा से गए थे। उसके बाद बारिश थोड़ी सी कम हुई और रास्ते में एक तरफ एक आदमी पत्थर पर बैठा हुआ नजर आ रहा। उस आदमी ने छतरी नहीं ली हुई, बारिश उस पर पड़ रही थी और यहां थोड़ी थोड़ी ठंडक थी। कोई पागल ही होगा जो पत्थर पर बारिश में बैठेगा, यानी आसपास कोई गांव हो सकता है, इसीलिए उस आदमी से बात करनी होगी। पीछे से नैना ने कहा, अक्षय जाकर पूछ कर तो आओ, आखिर हम किस जगह पर हैं, क्या यहाँ रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? मैं कहती हूँ गाड़ी कहीं गांव के पास लगाते हैं, रात गुजारते हैं और सुबह निकलते हैं ना। लेकिन तभी सिया नैना से झगड़ने लगी, अरे अक्षय क्यों जाएगा, अक्षय भीग जाएगा ना, उसे गाड़ी भी चलानी है। ऐसा करो तुम अश्मित बाहर जाकर पूछ कर आओ। लेकिन नैना सिया आपस में झगड़ने लगे। मैंने अश्मित की तरफ देखा, अश्मित चल निकल, इकट्ठे चलते हैं, लड़कियों का काम ही होता है झगड़ा करना, हम जाकर कुछ काम करके आते हैं। इसके बाद मैं और अश्मित गाड़ी से बाहर निकले। एक ही छतरी थी हमारे पास। हम दोनों एक छतरी के नीचे धीरे धीरे सरकते हुए उस आदमी के करीब जा रहे थे। जब हम दोनों उस आदमी के बेहद करीब पहुंचे, तब हमने देखा उस आदमी के सर में चाकू फंसा हुआ था। वो जिंदा नहीं था, वो मरा हुआ था। किसी ने पत्थर पर बैठे आदमी के सर में चाकू घोंप दिया और यहां ऐसे ही उसका शरीर शायद अकड़ गया। ये देखने के बाद मैंने अश्मित को कहा, अश्मित निकल निकल, कोई देख ना ले, अरे किसी ने इसका कत्ल किया है, चल 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 निकल निकल निकल।
बारिश में किसी को पता नहीं लगेगा, गाड़ी निकालते हैं यहां से। मैं और अश्मित भागे भागे गाड़ी की तरफ आए और हमने छतरी भी नीचे की तरफ कर ली, जिस कारण हम थोड़ा सा भीग चुके थे। जैसे ही हम दोनों गाड़ी में बैठे, लड़कियां हमसे पूछने लगी थी कि हम ऐसे भागे भागे क्यों आए, क्या उस आदमी ने बता दिया है। लेकिन मैं जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट कर रहा और अश्मित भी कहे जा रहा, निकाल निकाल, तू कर क्या रहा है, गाड़ी स्टार्ट करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन लड़कियां तो बार बार सवाल पूछे जा रही। लेकिन सिया कभी कभी अपनी बात पर अड़ जाती है। वो मुझसे जिस सवाल का जवाब चाहती है, अगर मैं उस सवाल का जवाब उसे ना दूं तो वो गुस्सा करने लगती है। अब भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। मैंने सिया को कहा, सिया चाबी क्यों निकाली, गाड़ी स्टार्ट कैसे करेंगे। सिया कहने लगी, पहले बताओ उस आदमी ने क्या बताया, हम कहां पर हैं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे। सिया सवाल पूछ रही थी, लेकिन मेरे चेहरे से वो बारिश की बूंदें नहीं टपक रही थी, वो पसीना था जो घबराहट में बहुत ज्यादा आने लगा था। अश्मित कहने लगा, सिया ये सही समय नहीं है, हमें गाड़ी जल्दी से यहां से निकालनी है। जिसके बाद अश्मित बोल पड़ा, सिया समझने की कोशिश कर, वो आदमी जिंदा नहीं है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया है, लाश है, वो लाश अकड़ी पड़ी है पत्थर के ऊपर। फिर सिया समझ पाई, लेकिन सिया ने मुझे चाबी नहीं दी, बल्कि सिया कहने लगी, अच्छा मजाक अच्छा करते हो, मुझे पागल समझते हो। अरे वो आदमी मजाक कर रहा होगा ना, वो देखो सामने तो खड़ा है, पत्थर पर नहीं बैठा, अब खड़ा है, तुमने उससे बात नहीं की। हमने उस आदमी की तरफ तब देखा, वो आदमी अब खड़ा हो चुका था और हमारी तरफ ताके जा रहा था। वो जिंदा था, इतनी दूर, लेकिन सर पर चाकू घुसने के बावजूद वो जिंदा कैसे है, क्या वो मजाक कर रहा है। जिसके बाद हम भी थोड़ा सा शांत हुए। मैंने सिया से चाबी जरूर ली, जिसके बाद सिया ने चाबी इस शर्त पर दी कि उस आदमी से पूछ कर आओगे। लेकिन अश्मित का कहना था, यार वो चाकू उसके सर में घुसा था, नकली नहीं लग रहा था, और एक बार देखो सही, इस इलाके में तुम लोगों को लगता है कि कोई रास्ते में आने जाने वाले को मजाक से डरा रहा होगा। यार पूरी तरह से वीरान इलाका है, वो आदमी सच में मरा हुआ है। मैं कहता हूं जो प्रीत आत्मा होती है ना, वो ऐसी नजर आती है, वो जिंदा नहीं है, वो प्रीत आत्मा है। लेकिन सिया और नैना मानने वाले नहीं थे। मुझे और अश्मित को दोबारा बाहर निकलना पड़ा, जिसके बाद हम दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे। छतरी ऊपर की तरफ की हुई थी और अश्मित कहे जा रहा था, यार ये चाकू उसने घुमा के सर पर ऐसे लगाया होगा डराने के लिए, मुझे लगता है लड़कियों की बात सही है। जब हम उस आदमी के करीब पहुंचे, उसकी आंखें ऐसे खुली हुई थी जैसे वो पलके ना झपकता हो, और कुछ तो बात अजीब थी उसमें। उसके शरीर से लाल रंग बह रहा था, बारिश उस पर पड़ रही जैसे उसके शरीर से खून निकल रहा हो, और नीचे सड़क पूरी तरह से लाल लाल लग रही थी। जब मैंने उस आदमी से सवाल पूछा था ना, जी सुनिए, बस इतना ही शब्द काफी था। वो गुस्से में आ गया और मेरे ये शब्द सुनते ही उसने मुझ पर हमला करना चाहा। उसने सबसे पहले मेरा गला घोंटने की कोशिश की। अश्मित मेरे साथ था तो अश्मित ने उसे पकड़ लिया, गर्दन से उसे इतने जोर से पकड़ा कि पीछे गिरा दिया। लेकिन वो आदमी पागल हो चुका था, वो तो मारने की कोशिश कर रहा, और फिर उसने अपने सर के बीच धंसा हुआ वो चाकू खींच कर निकाला। नकली चाकू और असली चाकू में फर्क साफ पता चल जाता है। वो चाकू सर के आर पार हुआ पड़ा था, जो उसने खींचकर जब बाहर निकाला, अब उसके पास हथियार था। उस हथियार से वो हम पर हमला कर सकता था। उस आदमी ने अश्मित के कंधे पर वार किया। वो चाकू से उसके कंधे पर कट लग गया था, और इसके बाद मैंने बड़े जोर से उस आदमी को धक्का दिया। उसका सर पीछे पत्थर पर टकराया था। वो इतनी तेजी से फिसला था कि उसके सर के एक तरफ का हिस्सा निकलकर नीचे गिर गया। खोपड़ी की हड्डी पहले से टूटी पड़ी होगी। मुझे उसका दिमाग नजर आने लगा था। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा खून जो बाहर की तरफ रिसने लगा, नाक से भी खून, आंख से भी खून। और इतना देखने के बाद मुझे अश्मित की वो बात याद आई
कभी कभी ऐसे हालात में प्रेत आत्माएं नजर आती हैं। मुझे लग रहा था ये भी प्रेत आत्मा है। मैंने अश्मित को पकड़ा और हम गाड़ी की तरफ भागने लगे। वहां फिसलन थी, इसीलिए वो आदमी उठ नहीं पा रहा था और दूर से लड़कियां भी ये सब देख रहीं, इसीलिए वो दूर से ही चीखने लगी थी। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं गाड़ी भगाने लगा। वो आदमी उठ चुका था और पीछे भाग रहा, लेकिन कोई भी इंसान गाड़ी की रफ्तार से पीछा नहीं कर सकता। वो काफी पीछे रह गया। हमने गाड़ी वहां से निकाली और फिर जाकर हमें शांति का एहसास हुआ। इसके बाद मैंने सिया को डांटा, सिया देखो, हम जब कुछ सही होता है ना उस पर यकीन करते हैं। लड़कियां उस तरह से नहीं सोचती, इसीलिए जब मैं कुछ कहूं तो चुपचाप मान लिया करो। सिया भी चुप थी, नैना भी चुप थी, लेकिन अश्मित के कंधे पर थोड़ी चोट लगी थी, इसीलिए पीछे से बैंडेजेस निकालकर उसके कंधे पर नैना बैंडेजेस लगाने लगी थी। मैं गाड़ी को रोकना नहीं चाहता था। मैंने उन्हें समझा दिया था यह जगह सुरक्षित नहीं है, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। आगे कुछ घुमावदार रहे, मुझे रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। हम किस तरफ से आए, इतने ज्यादा घुमावदार रहे, इतने ज्यादा रास्ते नजर आ रहे, एक भी साइन बोर्ड नहीं था। जिसके बाद ना गूगल मैप काम कर रहा, ना नेटवर्क आ रहा, हम भटक चुके थे। लेकिन अश्मित ने कहा, यार जो चौड़ा रास्ता नजर आता है वो हाईवे होगा ना, 2 लेन वाला। तू 2 लेन वाले किसी रास्ते से 4 लेन की तरफ डालने की कोशिश कर, या चौड़ा 2 लेन मिलता है तो उसमें डाल भाई। देखिए हिमाचल में ना पहाड़ी इलाके में छोटी छोटी सड़कें हैं, वहां मत घुसा, सबसे ज्यादा रिस्की छोटी सड़कें होती हैं। अब हम जिस रास्ते पर जा रहे थे, हमें था कि कुछ भी मिल जाए हम वहां गाड़ी रोक लेंगे, और जैसा हम सोच रहे थे बिल्कुल वैसा हुआ। यहां एक छोटा सा ढाबा नजर आया। बारिश के बिल्कुल बीच वो ढाबे में लाइट जल रही थी। आसपास कोई गाड़ी तो नजर नहीं आई, लेकिन ऐसे जंगली इलाके में कम ही लोग आते होंगे इस समय, इसीलिए गाड़ी नजर नहीं आएगी। ये सोचकर मैंने ढाबे के बिल्कुल पास गाड़ी लगा ली। अब हम ढाबे को देखे जा रहे थे। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। अश्मित को थोड़ी चोट लगी थी, इसीलिए मैं घबराया हुआ, और फिर मैंने कहा, देखो गाड़ी को हम ऑन ही रखेंगे। मैं ऐसा करता हूं, मैं ढाबे के अंदर देख कर आता हूं, क्या यहां पर कोई मौजूद है, क्योंकि जो हमारे साथ पहले हो चुका है, मैं नहीं चाहता यहां पर हमें वैसा कुछ दोबारा देखने को मिले। वो आदमी जिंदा नहीं था। यहां रोककर मैं लड़कियों को वो बता रहा जिसे बताने की हिम्मत अश्मित में नहीं थी। सिया पूछने लगी, क्या मतलब जिंदा नहीं था? वो आदमी ने तुम्हें मारने की कोशिश की ना, चोट पहुंचाने की कोशिश की बस? मैंने कहा नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं थी, हम उसे करीब से देख पा रहे थे। तुमने वो चीज नहीं देखी जो हमने देखी। जो चाकू इसके सर में धंसा हुआ था ना, वो सच में अंदर तक गया था। उसका दिमाग भी नजर आया था मुझे। वो भूत प्रेत या कुछ ऐसा ही था। वो इंसान जिंदा इंसान नहीं था। इसीलिए सब लोग गाड़ी में बैठे रहना, बाहर कोई नहीं निकलेगा, गाड़ी स्टार्ट रखना। अगर मैं भागा भागा इस तरफ आया तो जल्दी से ये दरवाजे को खोल देना, ताकि हम बैठेंगे और गाड़ी से जल्दी से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हुआ, मैं इशारा करूंगा, तुम ढाबे के अंदर आ जाना। मैं ढाबे के अंदर गया। वो ढाबा साफ सुथरा लग रहा था। अंदर कम ही लाइट्स लगी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। और सामने एक टी स्टॉल बना हुआ, वहां कुछ बिस्किट चिप्स वगैरह रखे गए थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं था। वो आदमी मुझे देखकर इशारा करने लगा। मैं उसके करीब गया तो उसने पूछा, जी सर क्या लेंगे आप? मैंने उससे पूछा कि यहाँ क्या मिल सकता है। उसने कहा, जी चाय होगी, चिप्स वगैरह बिस्किट, यहाँ पर तो यही मौजूद है। जिसके बाद मुझे लगा कि ये जगह ठीक लगती है। फिर मैंने गाड़ी की तरफ इशारा किया, आ जाओ अंदर आ जाओ। फिर मेरे साथी भी यहाँ एक टेबल के आसपास कुर्सी लगाकर बैठ चुके थे। 5 से 7 टेबल थे यहाँ पर। उनके इर्द गिर्द 4 से 5 कुर्सियां थी। ऐसे ही एक टेबल के इर्द गिर्द हम बैठ चुके थे। उसके बाद वो आदमी ने
एक तरफ जो चूल्हा था ना, वो गर्म भी नहीं था, उसके ऊपर चाय बनानी शुरू कर दी। भाप उठ नहीं रही थी। उसने बड़ी जल्दी जल्दी ग्लास में चाय डालनी भी शुरू कर दी, लेकिन जब वो चाय को ग्लास में डालने लगा था तब भाप उठ रही थी, लेकिन वो बर्तन के अंदर से भाप नहीं उठ रही। हम बहुत डरे हुए थे, इसीलिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाए जा रहा। तब उस आदमी ने मेरा नाम पुकारा, जी अक्षय जी, चाय तैयार है, ले लीजिए चाय। यह बात सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैं अश्मित की तरफ देख रहा। अश्मित? और अश्मित ने पूछा, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? मैंने उसे कहा, इसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अपना नाम इसे बताया ही नहीं। फिर हम सब बहुत ज़्यादा डर रहे, और जब उस आदमी की तरफ नज़र पड़ी, वो मुस्कुरा रहा था। चाय की वो 4 प्याली उसके सामने रखी हुई। वो इशारा कर रहा कि इसे यहाँ से ले जाओ, और मैंने दूर से इशारा कर दिया, जी यहाँ कोई नहीं आएगा। और फिर उसने कहा, नहीं, वहाँ तक चाय पहुँचाने में थोड़ी परेशानी होगी मुझे, मैं चाय नहीं ला सकता, आपको ही यहाँ से चाय ले जानी होगी। अश्मित को थोड़ा गुस्सा हुआ और अश्मित कहने लगा, देख यार, ऐसा करते हैं, मैं चाय लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ है कुछ या नहीं। फिर अश्मित जब उस टेबल के पास पहुँचा ना, सामने 4 चाय की प्याली पड़ी हुई। फिर उसका ध्यान उस आदमी की तरफ पड़ा। वो घबरा गया। उसने चाय उठाई, टेबल पर हमारे पास रखी और फिर कहने लगा, निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी से निकलो, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। मैंने अश्मित को कहा, अश्मित क्या हुआ, वो आदमी ठीक तो है ना? उसने कहा, नहीं, वो ठीक नहीं है, कमर से नीचे उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। क्या बताऊं कितनी चोट, नीचे का हिस्सा सुरक्षित नहीं है, खून बह रहा है। वो आदमी जिंदा कैसे है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। चाय को कोई मत पीना, जल्दी से गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से, ये जगह सुरक्षित नहीं है। जैसे ही हम उठे, वो आदमी पीछे से बोल पड़ा, बारिश में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होगा, आप ऐसा कीजिए, दरवाज़ा लगा दीजिए, जब तक बारिश नहीं रुकती आप बाहर मत जाइए। लेकिन हम तो डरे हुए थे। हम जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचे और पीछे से उसने फिर से आवाज़ लगाई, देखिए आप, मैं मानता हूं मुझसे डर रहे हैं, लेकिन जो बाहर बारिश में है ना, वो मुझसे बहुत ज़्यादा डरावना है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बारिश में अगर आप बाहर निकले तब आपको नुकसान हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। तभी मेरा ध्यान गाड़ी के पास उस पेड़ पर पड़ा था। पेड़ के पीछे कुछ तो ऐसा था जो हमें ताक रहा। लाल लाल आंखें थी उसकी। वो कोई भूत नहीं था, कुछ उससे भी ज्यादा घिनौना था। और तब वो आदमी कहने लगा, मैं उठकर आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन आपकी इतनी मदद तो कर ही सकता हूं। आप दरवाज़ा लगा दीजिए, ये जगह बहुत सुरक्षित है, लेकिन अगर दरवाज़ा खुला रहा तब आपको नुकसान हो सकता है। अगर कोई भी जिंदा इंसान अंदर होता तो आपको दरवाज़ा बंद मिलता, लेकिन कोई नहीं था तो मैंने दरवाज़ा खुला रखा ताकि कोई अगर मुसीबत में है तो बच पाए। लेकिन आप अंदर तो आए, बाहर जाना आपकी मर्जी है, जाना चाहें तो जा सकते हैं। उस आदमी की बातों पर मैं यकीन करना नहीं चाहता था, लेकिन जब से हम ढाबे के अंदर आए थे तब से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बाहर थोड़ा तो डर लग ही रहा। नैना ने बड़ी जल्दी जल्दी बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाना चाहती थी और कहे जा रही, तुम डरपोक हो, तुम बाहर नहीं निकलने वाले, मैं निकलती हूँ, ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए। जिसके बाद वो पेड़ के पीछे जो भी जीव छिपा हुआ था वो बाहर की तरफ आया। वो कोई भालू नहीं था जो पहले भालू लग रहा, वो अजीब सा था, काला सा था, बड़ा सा सर था उसका, बड़े बड़े पंजे थे, 4 पैरों पर हमारी तरफ भाग रहा। मैंने नैना को पकड़ा, पीछे खींचा और दरवाजे को बंद कर दिया।
वो दरवाजे को इतनी जोर से खरोंच रहा था कि उसके नाखून तक दरवाजे के आर पार हो गए थे। अगर उसके नाखून हमारे शरीर पर लगते ना तो हम मारे जाते। जिसके बाद मैंने दरवाजे को फट्टा फंसाकर अच्छे से बंद कर दिया। हमारी सांस रुक चुकी थी। घबराए हुए हम एक दूसरे के चेहरे की तरफ ताक रहे। जो दरवाजे के पार था वो खौफनाक था, हमें मारना चाहता था। और जो उस टेबल के पीछे था, जिंदा वो भी नहीं था। वो तो खुद बता चुका था और वैसे भी अश्मित ने ये देखा था। कुछ समय हम वहीं पर रहे, जिसके बाद घबराकर मैंने उस आदमी से फिर से पूछा, क्या है ये जगह? तो भूत हो ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं भूत नहीं हूं, मैं एक प्रेत हूं। भूत किसी भटकते हुए जीव को कह सकते हो जो नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन प्रेत एक साधारण इंसान की भटकती हुई आत्मा होती है। मैं नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, मैं मदद कर सकता हूं अगर तुम मेरी बात मानो, मुझसे ना डरो तो। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। बाहर क्या चीज है, वो कब जाएगी और हम किस जगह पर हैं, यहां से बाहर कैसे निकलें, इस चीज का जवाब सिर्फ वो आदमी ही दे सकता था। तो हमें लगा उससे जवाब लेना चाहिए। हम यहां से बाहर निकलें तो निकलें कैसे? मैंने सिया और नैना को कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। फिर मैंने अश्मित को लिया और उस आदमी के करीब पहुंचे। अश्मित तब कहने लगा, आगे मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगे। सामने से वह आदमी भी कहने लगा, दूरी बनाकर रखना चाहते हो तो दूरी बनाकर रखो। जानता हूं तुम साधारण इंसान हो और इन चीजों को तुमने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन अब तुम्हें आदत डालनी होगी, क्योंकि हर बार यही देखने को मिलेगा। मुझे शुरू में ही अंदाजा लग गया कि तुम अभी अभी यहां पर आए हो, लेकिन अब लंबी अवधि तक यहीं रहना होगा, तो इसकी आदत डाल लो। बारिश में बाहर मत निकलो, बारिश में खुद को सुरक्षित करो, क्योंकि जो बाहर है वो सबसे खतरनाक है और जो अंदर है उससे कुछ हद तक फिर भी बचा जा सकता है। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, पहले तो हमें नुकसान मत पहुंचाओ। और तुम क्या बता सकते हो, ये कैसी जगह है? ये भूतिया जंगल है क्या? उसने कहा, भूतिया जंगल नहीं है, तुम बारिश में इसके अंदर आ चुके हो। अब इससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल का कोई अंत नहीं है। बारिश में वो रास्ता खुलता है जिसमें मेहमान आते हैं। आप हमारे मेहमान हो, इस जंगल के मेहमान हो, और ये जंगल आने का रास्ता दिखाता है, जाने का रास्ता नहीं दिखाता। इसीलिए अब आपको यहां रहना सीखना होगा। जितना मुझे पता है, जब तक मैं जिंदा था इतना जान पाया कि जब बारिश होती है, जो जगह मिलती है छिपने के लिए छिप जाओ। मुझे ये जगह मिली थी, लेकिन मैंने गलती कर दी और फिर मैं मारा गया। तुम ये भी देख सकते हो मैं मारा कैसे गया था। इस हालात में मैं बच नहीं सकता था, इसीलिए प्रेतात्मा बनकर मैं यहीं पर कैद हो गया। लेकिन तुम जिंदा हो, खुद को बचाए रखना। जब तक बारिश रुकती नहीं, अंदर बैठे रहो। कुछ समय में बारिश रुक जाएगी और फिर तुम बाहर निकलना। दिन में बारिश पड़ती है, रात को बारिश नहीं पड़ती। रात को अलग कठिनाइयां और अलग मुश्किलें आती हैं, लेकिन दिन में बारिश में तो पूरा पूरा खतरा है जान जाने का। इसीलिए रात होने का इंतजार करो। हमने 2 घंटे वहां पर बिताए। जो खाने पीने की चीजें हमारे पास वहां मौजूद थीं, हम वो खाने लगे। भूख लगी हुई और एक प्रेतात्मा हमारे साथ। ऐसे हालात में हलक से अंदर कुछ निकल नहीं पा रहा। लड़कियों ने खाना खाया, हमने खाना खाया, जिससे भूख कुछ कम हुई। और जब बारिश रुक चुकी तो बाहर घुप अंधेरा था और इस अंधेरे में बहुत ज्यादा धुंध। अब भी दूर तक देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और तब वो कहने लगा, ये जगह सुरक्षित है, तुम यहां रह सकते हो। दिन के वक्त बारिश होगी, रात को भी बाहर थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन खाना बाहर से लिया जा सकता है। आसपास काफी ज्यादा पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, खाना इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी बात याद रखना,
जहां पर भी रुकना, बारिश में अंदर घुसे रहना, दुबके रहना और रात को बाहर निकलना, जिंदगी ऐसे ही गुजारना, ज़्यादा लंबे समय तक बचे रहोगे। उसकी ये बात सुनकर हम खौफजदा थे, लेकिन हमें यहाँ से निकलना था, हमें वापस जाना था। हम घूमने नहीं जाएंगे। अब प्लान कैंसिल। लड़कियों का भी यही मानना था और हमारा भी यही मानना था। जैसे ही हम बाहर निकले, सामने गाड़ी नजर आ रही थी। जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी के अंदर बैठते ही गाड़ी की छत पर किसी के बैठने की आवाज आई। मैंने बिना सोचे गाड़ी वहां से भगाने में समझदारी समझी। पीछे भी धुंध थी। हम थोड़ा आगे निकले तो वो ढाबा दिखना बंद हो गया। आगे साफ सड़क नजर आ रही। अब बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए गाड़ी के टायर स्लिप भी नहीं कर रहे। एक तरफ गाड़ी चलाते रहेंगे, यहां से बाहर निकल आएंगे। एक तरफ चढ़ाई नजर आ रही है, एक तरफ उतार नजर आ रहा है, तो जहां पर उतार है हम उस तरफ बढ़ते हैं ताकि पहाड़ों से बाहर निकले। तो मैं गाड़ी उसी तरफ बढ़ाने लगा था। शुरू में तो पहाड़ी से नीचे उतरते हुए ऐसा महसूस हो रहा जैसे हम पहाड़ों से दूर जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे फिर से पहाड़ दिखने लगे। ऊपर की तरफ चढ़ाई आने लगी। कुछ रास्ते दाईं तरफ जाने वाले आए, कुछ रास्ते बाईं तरफ जाने वाले आए, लेकिन हम सीधे चलते रहे। घुमाव फिर से शुरू हो चुके थे। ऐसा लगने लगा जैसे हम घूम फिर कर फिर से उन्हीं रास्तों पर आ रहे हैं, लेकिन दोबारा कोई ढाबा नजर नहीं आया, बल्कि पेड़ ही पेड़ थे। और अब छत पर थप थप हाथ मारने की आवाज आने लगी। जो चीज गाड़ी की छत पर थी, बार बार ब्रेक लगाने के बावजूद, बार बार तेज गाड़ी चलाने के बावजूद भी ना गिर रही थी ना उतर रही थी। और वो क्या चीज थी हमें यह भी पता नहीं था। जैसी जगह पर हम हैं, इतना तो मालूम हो ही गया था, वो जो भी चीज है जिंदा नहीं है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद आगे रास्ते पर कुछ लोग खड़े नजर आए। बिल्कुल सड़क के बीच में खड़े थे और ऐसा लग रहा जैसे आपस में बातें नहीं कर रहे, हर कोई एक दूसरे से रूठा हुआ हो। किसी का चेहरा किसी दिशा में तो किसी का चेहरा किसी दिशा में। मैंने गाड़ी थोड़ी धीमी कर ली। मैं नहीं चाहता था किसी को चोट लगे। वो जिंदा है या नहीं अब तक हमें पता नहीं था, और मैं कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहता था, चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। गाड़ी धीमी जरूर की, लेकिन गाड़ी का हॉर्न जब मैंने बजाया, हर कोई इस तरफ देखने लगा था और जैसे वो दिख रहे थे सही नहीं लगे मुझे। और उसके बाद धप धप की वो आवाज जो गाड़ी के ऊपर से आ रही, वो बहुत ज्यादा तेज होने लगी, बहुत ज्यादा तेज होने लगी। जैसे जैसे वो लोग गाड़ी के करीब आ रहे थे ना, थप थप की वो आवाज बिल्कुल हमारे दिल की धड़कन की तरह थी। तेज होती जा रही, तेज होती जा रही। मैंने गाड़ी को थोड़ा तेज किया। वो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक से हल्की टक्कर लगी, मैंने गाड़ी को रोका। वो आदमी गिरा था, लेकिन उठकर फिर से गाड़ी के कांच के ऊपर हाथ मारने लगा था, इतनी जोर से कि आगे का वो कांच उसने तोड़ डाला। चोट उसे लगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं था। वो गाड़ी को तोड़ देना चाहते थे, हमें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मुझे गाड़ी को भगाना पड़ा। उस समय गाड़ी की टक्कर के कारण 5 से 6 लोग इधर उधर गिरे। 2 लोग गाड़ी के टायर के नीचे आए थे, जिसके बाद मुझे लग रहा ये मुझसे क्या हो गया, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। 2 के शरीर के ऊपर से टायर निकल गया, कचूमर बन गया था, लेकिन कोई फर्क नहीं। वो अपने हाथों के सहारे ही घिसट कर गाड़ी के पीछे। फिर आगे ऐसे कई लोग नजर आए। मैं गाड़ी रोक ही नहीं पा रहा, हिम्मत ही नहीं थी गाड़ी रोकने की। हर कोई गाड़ी पर हमला कर रहा, बिल्कुल ऐसे जैसे लाशें, सड़क पर लाशें चल रही हों। लाशों को दर्द नहीं होता क्योंकि उनमें जान नहीं होती। मुर्दे गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने ऐसे कई मुर्दों को टक्कर मारी और जो रास्ता था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां एक भी साइन बोर्ड लगा हो, किसी मोड़ पर नहीं, किसी जगह कोई और नजर नहीं आ रहा, ना कोई घर। ऐसे लोग नजर आ रहे थे जो जिंदा नहीं,
जिन्हें चोट लगती उन्हें कोई फर्क नहीं था। अब हम इतना तो जान गए थे, वो आदमी जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही था। भले ही वो भी एक प्रेत आत्मा ही था, लेकिन उसने कहा था अब तुम अंदर आ गए हो मेहमान बनकर, और मेहमान यहां से बाहर नहीं जाते। फिर वो मुर्दे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल सीधी सड़क थी, कोई घुमाव नहीं। गाड़ी को मैंने थोड़ा तेज किया तो सिया ने कहा, नहीं नहीं रुको रुको, गाड़ी को इतना तेज मत करो, यह पहाड़ी इलाका ही है, आसपास बड़े बड़े पहाड़ भी दिख रहे हैं, इतनी ज्यादा ठंडक है, गाड़ी को ज्यादा तेज मत चलाओ। मैंने गाड़ी को धीमा किया और उसके बाद मुझे एक गाड़ी नजर आई। वो गाड़ी उल्टी पड़ी थी, जल चुकी थी, आधा हिस्सा नजर आ रहा जैसे आधे में आग लगी हो, और गाड़ी के अंदर 4 लाशें थीं। ये गाड़ी बिल्कुल हमारी गाड़ी जैसी थी, और 4 लाशें जिनमें 2 जल चुकी थी और 2 साफ नजर आ रही। सिया और हशमित की लाश जैसी लग रही वो। उनकी ठुड्डी बिल्कुल कचूमर बना हुआ, चेहरा दिख रहा, वैसे ही कपड़े जैसे इस समय हमने पहने हुए थे, लेकिन गाड़ी जली हुई उल्टी, ऊपरी पहाड़ी हिस्से से जैसे नीचे गिर गई हो और फिर कोई बाहर निकल नहीं पाया। ये कैसा भ्रम था, हम जिंदा हैं, लेकिन जो सामने नजर आ रहा था वो हमारा भविष्य भी हो सकता है। मैंने गाड़ी वहां से निकाली और उसके बाद मेरे पैर कांपने लगे, गाड़ी चल ही नहीं पा रही। फिर अश्मित ने कहा, ऐसा कर अक्षय, मैं गाड़ी चलाता हूं, बहुत लंबा समय हो गया है तू गाड़ी चला रहा है, और पेट्रोल कितना है? मैंने देखा पेट्रोल काफी कम था, लेकिन इतना जरूर था कि हम यहां से बाहर निकल पाते। मैं पीछे आ चुका था, अब अश्मित गाड़ी चला रहा, वो मुझसे भी ज्यादा धीमी गाड़ी चला रहा था, और हमने एक नियम बनाया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलेंगे, यहां खतरा है, कोई भी गाड़ी के अंदर आ सकता है। इसीलिए धीमी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए अश्मित मुझसे ज्यादा सतर्क था। अब रास्ता जब खत्म ही नहीं हो रहा, हमें लगने लगा था हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। रात के अंधेरे में यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और दिन में यहां क्या सच में बारिश होती है? अब बारिश के कोई आसार नहीं थे, आसमान पूरी तरह से साफ था, लेकिन बीच बीच में बिजली कड़कने की आवाज आती, वो भी बिना बादलों के। हवा का झोंका अचानक ही आता जो धुंध को पूरी तरह से साफ कर देता, लेकिन कुछ ही मीटर की दूरी पर दोबारा धुंध आ जाती। बिल्कुल रहस्यमय दुनिया की तरह था। हम सच में इसमें फंस चुके थे, और हमें लग रहा यहां से हमें बाहर निकलना होगा और कोई सुरक्षित जगह तो मिले जहां पर हम रुक पाएं। अगर सच में बारिश में ज्यादा खतरा है तो हमें बारिश होने से पहले पहले सुरक्षित जगह को ढूंढना चाहिए। फिर हमें रास्ते में दूर एक घर नजर आया। वो घर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ। उस समय धुंध छंट चुकी थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर दोबारा धुंध आ गई। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने कहा, अश्मित, क्या मैं उस घर की तरफ जाना चाहिए? देखो, वो आगे मोड़ आया है और मुझे लग रहा है ये मोड़ ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता है। घर था, उसमें लाइट जल रही थी, लेकिन वहाँ सुरक्षित जगह होगी या नहीं मुझे नहीं पता। ये अब सबका डिसीजन होगा। मैं कहता हूँ हमें घर के अंदर जाना चाहिए। सिया, तुम बताओ। सिया कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसा सोचते हो वही सही होगा। अश्मित ने कहा, तो चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मुझे भी लगता है रात खत्म होने वाली है, और एक बार घर की तरफ चलते हैं। अगर दिन के वक्त सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा ना, बारिश नहीं हुई, फिर निकलेंगे, और हो सकता है पेट्रोल मिल जाए, घर में कोई गाड़ी हो या कोई रहने वाला हो जो हमारी मदद करे, तो हमें घर की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर हमने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। वो पहाड़ी इलाका छोटे रास्ते से होकर गुजरता था। घने पेड़ लगे हुए, झाड़ियां लगी हुई, और आसपास काफी ज्यादा चीजें भी गिरी हुई थी। फटे हुए कपड़े, कुछ लाशें जो पेड़ों पर टंगी हुई थी, बहुत बुरी हालत में। वहां फेंसिंग भी की गई थी, कंटीली तारें भी कई जगह लगाई गई थी,
और कई पेड़ ऐसे काटे गए थे कि रास्ता छोटा किया गया हो। गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन डर भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जब उस घर के बहुत करीब थी गाड़ी, यहां से घर नजर आ रहा था, लेकिन गाड़ी वहीं पर रोकी अश्मित ने। और फिर अश्मित कहने लगा, यार आगे रास्ता देखो, रास्ता छोटा है, अगर गड़बड़ हुई ना गाड़ी घुमाने में परेशानी होगी, गाड़ी घर के पास से घूमेगी और अगर गाड़ी वहां पर फंस गई ना, हम भी फंस जाएंगे। तो बताओ मुझे, गाड़ी आगे ले जानी चाहिए या हम चलकर वहां पर जाएंगे? क्योंकि यहाँ गाड़ी घुमाने का रास्ता है, मैं गाड़ी इस तरफ मोड़ के रखूंगा, अगर कोई गड़बड़ हुई हम भागकर गाड़ी में आ जाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे, मुझे ये सही लगता है। मैंने अश्मित को समझने की कोशिश की, उसकी बात सही थी, आगे गड़बड़ हुई हम गाड़ी निकाल नहीं सकते। यहां से बाहर निकलने में भी कोई ज्यादा बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा, कोई मुर्दे नहीं दिख रहे हैं, वैसे भी अंधेरे में ज्यादा खतरा नहीं है, बारिश में ज्यादा खतरा है। तो देखते हैं, हम सब इकट्ठे ही जाएंगे। हम गाड़ी से बाहर निकले, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस घर की तरफ जा रहे थे। हमें उस घर के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमें चिमनी से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता हुआ नजर आया। ये पहाड़ी के ऊपर बना घर था, आसपास का जैसे कुछ सपाट मैदान भी, जिस पर कुछ न कुछ लगा हुआ, पेड़ पौधे, और ये जंगली पेड़ पौधे नहीं थे, लगाए गए लग रहे, बिल्कुल एक कतार में, जिसे देखकर कुछ समझ में आ रहा कि हो सकता है यहाँ कोई रहता हो जो खेती करता हो और शायद उसे इस जंगल के बारे में कुछ पता हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता पता हो सकता है वो प्रेत ने हमें भटकाने की कोशिश की हो। चलो उस आदमी से पूछते हैं, आदमी औरत जो भी है इस घर में रहने वाला। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हम आगे वाले गेट तक पहुंचे। वो घर के काफी आगे गेट बना हुआ, जो भी चीज थी गेट के आगे थे, हर तरफ लकड़ी, फट्टे या कंटीली तारें लगाई हुई, बाकी तरफ खाई थी। जाने का रास्ता यहीं पर, लेकिन आगे वाला गेट इतना मोटा कि उसे फांदना भी एक बहुत मुश्किल का काम था। तभी पीछे झाड़ियों से आवाज आई, जैसे कोई पीछे हो, और उसी के साथ अजीब गुर्राने की आवाज थी। वो लाशें भी ऐसी ही गुर्राने की आवाजें कर रही थी जो रास्ते में हमें मिली थी। चोट लगने पर भी वो चीखते नहीं, सिर्फ गुर्राते थे। यहां भी झाड़ियों से वैसी आवाज आ रही, लेकिन झाड़ियां काफी नीचे थी, हम थोड़ा ऊंचाई पर। वो अगर सच में मुर्दा है तो यहां पहुंचने में उसे समय लगेगा। हमें ये गेट खोलना होगा, हमें अंदर जाना होगा, ये सुरक्षित जगह है, रात यहां पर निकालेंगे तो ठीक रहेगा। इसीलिए हम गेट को खोलने की कोशिश कर रहे, कंटीली तारों को खींचकर हम निकाल रहे। और अचानक गोली चलने की वो जो आवाज थी ना, उस आवाज ने हमें डरा दिया। गोली गेट के पास जमीन पर चलाई गई थी। ये शॉटगन की गोली की आवाज थी, जिसके बाद गेट के दूसरी तरफ घर से बाहर निकला एक आदमी शॉटगन को हमारी तरफ ताने हुए गोली चलाने ही वाला था, और मैंने हाथ खड़े कर दिए। रुको रुको रुको, गोली मत चलाइए, देखिए देखिए, गोली मत चलाइए। वो आदमी करीब आया, बिल्कुल मेरे माथे की तरफ बंदूक को ताना और कहने लगा, चले जाओ चले जाओ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, चले जाओ, अगर तुमने ये गेट को तोड़ने की कोशिश की मैं गोली चला दूंगा। बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम सब तो ऐसा नहीं करते। फिर मैंने कहा, जी हमें नहीं पता, हमें ये जगह सुरक्षित लगी तो हम गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए हमारी गाड़ी पीछे लगी है, हम भटक चुके हैं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हाँ, रात कहीं गुजार ले, इसीलिए हमें लगा घर में कोई होगा तो गेट खोल लेंगे। वो पीछे झाड़ियों से आवाज आ रही है जी, कोई मुर्दा होगा। फिर वो आदमी गेट के पास आया और कहने लगा, अपनी आंखें दिखाओ, आंखें दिखाओ अपनी। उसने मेरी आंखें देखी, फिर बाकियों की तरफ देखा और फिर कहने लगा, तुम तो जिंदा हो, कब से भटके हो तुम, कब से भटके हो। मैंने कहा, भटके हो जी, सुबह से निकले हैं हम, बहुत बुरी हालत में हैं। देखिए मेरे दोस्त को चोट भी लगी है,
आप हमें अंदर आने देंगे, रात गुजारना चाहते हैं हम। फिर वो आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। एक औरत घर से बाहर निकली और उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। फिर वो आदमी कहने लगा, रुको तुम, मुझे लगता है ये जिंदा लोग हैं। फिर उस आदमी ने गेट को खोला। अंदर से गेट खोलने का अलग तरीका था। गेट खोलते ही हम चारों अंदर आए और उसने गेट अच्छे से बंद किया, जिसके बाद वो घर के अंदर लेकर गया। वो आदमी अकेला नहीं था, उसकी बीवी उसके साथ थी, उसके 2 बच्चे उसके साथ थे। फिर हमें नीचे बैठने के लिए उसने कहा था। हम नीचे बैठ चुके थे, कम से कम घर के अंदर सुरक्षा तो थी। जिसके बाद हमने उस आदमी से सवाल पूछा। यह सवाल अश्मित के द्वारा किया गया, लेकिन हम सबका यही सवाल था, ये जगह कैसी है जी? यहाँ से बाहर जाने का आप रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि आप तो यहीं के रहने वाले हैं ना। उसने कहा, नहीं, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एक ही दिन हुआ है तुम्हें यहाँ आए हुए। हम 6 महीने से यहाँ पर हैं, 6 महीने से। कैसे मैंने अपने परिवार को बचाया है मैं बता नहीं सकता। हम सिर्फ 4 ही नहीं थे, हम 6 परिवार थे, 6 परिवार, जिसके कुल 18 सदस्य थे। लेकिन मैं सिर्फ अपने परिवार को बचा पाया और ये सुरक्षित जगह मिली मुझे। तब से चारों तरफ इसे सुरक्षित बनाने में लगा हुआ हूँ। यहाँ कम से कम जिंदा रहा जा सकता है और मेरे परिवार को रात में कोई खतरा नहीं होता। दिन में ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए भी हमने तरीका बनाया है। फिर मैंने उसे कहा, जी आप यहीं पर रहते हैं तो आप बाहर कैसे निकलते हैं, शहर कैसे जाते हैं, हमें शहर का रास्ता बता सकते हैं? वो आदमी ने अपनी शॉटगन को एक तरफ रखा और फिर अपने सर पर हाथ रखकर कहने लगा, तुम पागल हो, समझ क्यों नहीं पा रहे? यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम 6 महीने से यहाँ पर हैं, हर कोशिश कर ली, लेकिन बाहर निकला नहीं जा सकता। रात में जितना भटकना है भटक लो, लेकिन तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हर बार अलग मंजिल और वहाँ ज़्यादा बड़ी मुश्किलें। हम यहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं, खाना है, सब कुछ है, यहाँ हम रह सकते हैं। तुम भी जितनी कोशिश कर लो, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और अगर तुमने गलत कोशिश की, तुम 4 हो तो संख्या कम भी हो सकती है। लड़कियां रोने लगी थी। हालात मेरे भी कुछ ऐसे थे। बातें चलने लगी और हमें खाना दिया गया। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने खाना खाया, हम वहीं पर बैठे रहे और उसके बाद रात खत्म हुई। हल्की हल्की रोशनी हुई थी। अचानक बिजली की कड़कड़ाहट और फिर बूंदाबांदी की आवाज़। और तब उस आदमी ने अपने परिवार को इशारा कर दिया, जल्दी से हमें बेसमेंट में जाना होगा, ये समय सुरक्षित नहीं है। आओ, काफ़ी जगह है वहाँ पर, लेकिन चुपचाप जैसा हम कहें तुम्हें वैसा करना होगा, वरना मेरी बीवी के पास भी रिवॉल्वर है, शॉटगन मेरे पास भी है। मैं तुम लोगों पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैंने दया दिखाकर तुम्हें अंदर आने का रास्ता दिया है, कोई गलती मत करना। वो हमें बेसमेंट पे ले जा चुका था और बारिश की आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी जितनी वो अजीब भयानक जानवरों की या कहूँ शैतानों की आवाज़ थी। वो चीखने की आवाज़, वो तोड़ने की आवाज़, ऐसी आवाज़ जैसे कोई करह रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। ऐसी आवाज़ें ऊपर से आती रहीं। और फिर उस आदमी ने कहा था, ये होता है हर दिन, जब बारिश होती है तो बाहर शैतान आते हैं, और वो ऐसे शैतान हैं जो जिंदा नहीं छोड़ते। मैंने हमारे साथियों को मरते हुए देखा है। यकीन करो, ये जगह सुरक्षित है, यहाँ से बाहर तो निकला नहीं जा सकता, चाहे जो कर लो। तो यहाँ रहना सीखना होगा तुम्हें। हमारा चेहरा उतर चुका था, सोच समझ बिखर चुकी थी, और हमें यहाँ से क्या बाहर निकलने का रास्ता मिल पाएगा, ये सवाल था जिसका जवाब आपको आगे वाले एपिसोड में मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहें हमारी इस सीरीज़ के साथ, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या सच में अश्मित
अक्षय, नैना और सिया यहां से बाहर निकल भी पाएंगे, या ये जगह उतनी खौफनाक है जितनी सोची नहीं जा सकती। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।